नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। हम लोग केवीएस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करा रहा है। आज हमारी कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा? चौथा हम लोग कराएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी और पीजीटी रहेगा। इसका हम लोग देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसी को देख रहे हैं। फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दिया गया, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सेंटेंस दिया गया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, किस पार्ट में कहाँ पे गलतियां हैं, वही पूछा जा रहा है। जैसे देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। होल द कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें ऑप्शन ए जो है यहीं पे गलत दिया गया। कैसे दिया गया? जैसे दिया गया यहाँ पे होल द दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे? द होल करेंगे, तब जाके सेंटेंस सही होगा। पहले द करेंगे फिर उसके बाद होल। क्यों? क्योंकि द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है, तो उसको सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द होल कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिस कस्टम हैज बीन प्रीवैलेंट इन इंडिया सिंस इमोमरेबल टाइम। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या गलती है, सेंटेंस को पकड़ते हैं, देखते हैं। दिस कस्टम हैज बीन प्रीवैलेंट, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा टेंस है ये। तो हैज बीन किस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? हैज बीन यूज होता है। तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी लगाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे गलतियां क्या है। इन इंडिया सिंस इमेमोरेबल, जब इमेमोरियल टाइम है, उसका कोई निश्चित नहीं कि टाइम कब से कब तक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम तो होगा नहीं, जबकि क्या होगा यहाँ पे? पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। तो सिंस के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिंस के स्थान पर फॉर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेमोरियल जो टाइम है इसकी कोई निश्चित टाइम नहीं है, इस टाइम पे होगा, इसका कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं है। ये कब भी हो सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, चाहे जब हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लीजेंट देन दिल्ली। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, जब किसी की तुलना करते हैं, तो जैसे स्थान की तुलना स्थान से करते हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट की तुलना हो रही है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे की क्लाइमेट की तुलना किससे हो रही है? दिल्ली के क्लाइमेट से हो रही थी। यहाँ पे देखते हैं द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लीजेंट देन के बाद जो दिल्ली यूज हुआ है, देन के बाद क्या हम यूज करेंगे? इसके बाद देन दैट ऑफ दिल्ली यूज करेंगे, तब जाके सही होगा सेंटेंस। यहाँ पे देन दैट ऑफ दिल्ली, तब जाके यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होता। ऑप्शन डी ही यहाँ पे गलत माना जाएगा। कैसे माना है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के पुणे का तुलना दिल्ली से तो नहीं हो रही है, पुणे के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से हो रही थी। यहाँ पे क्लाइमेट के क्लाइमेट से हम करेंगे, ना कि स्थान का स्थान से। तो इस आधार पे हमारा क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। अगला प्रश्न है। फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द विच वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन डिफिनीशन। यहाँ पे वन वर्ड्स हमें बताना है। जैसे दिया गया है इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, किसी लिटरेरी वर्क के इंट्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिया गया इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इसका मतलब क्या होता है? परिचय होता है। परिचय, इसका मतलब हो जाएगा भूमिका। यहाँ पे प्रोलॉग जो दिया गया, प्रोलॉग मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होता है। किसी भी जो लिटरेरी वर्क तैयार किया जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रस्तावना को। जैसे कोई लिटरेरी वर्क हम जो स्टार्टिंग देते हैं, प्रोलॉग देते हैं, कोई भी लिटरेरी वर्क तैयार रहता है तो उसके पहले फर्स्ट पेज पे क्या रहता है? वो जो दिया रहता है प्रोलॉग के रूप में, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, किसी लिटरेरी वर्क के जो परिचय के लिए जो पेज यूज किया था उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग की हिंदी क्या होती है? प्रस्तावना होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोलॉग। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। दिया गया, ए पर्सन हु अब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह क्या करता है? अल्कोहल से क्या वो घृणा करता है, अर्थात उसको नहीं, उसके लिए परहेज करता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? परहेज। अब्सटेन मतलब क्या होता है? परहेज करना।
तो इसमें पूछा जा रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह ड्रिंक मतलब ड्रिंक लेने से परहेज करता है उसको क्या कहते हैं? एसेटिक कहते हैं। ऑब्स्टेनर मतलब होता है परहेजगार। टीटोटालर जो होता है, टीटोटालर को ही कहते हैं महात्यागी कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? महात्यागी। असेंट मतलब होता है संत। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, जो भी व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको टीटोटालर, एक वर्ड में क्या कहते हैं? टीटोटालर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी दिया गया है वही सही होगा। उसके बाद देखते हैं जो एसेटिक दिया गया है इसका मतलब होता है तपस्वी। ये हो जाएगी इसके ऑब्स्टेनर मतलब होता है परहेजगार। तो जैसे किसी भी चीज की परहेज करने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे दारू की जैसे ड्रिंकिंग की, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। टीटोटालर मतलब होता है महात्यागी, यही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक से पूरी तरह परहेज करता है उसको क्या कहते हैं? टीटोटालर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिलीजन टीच अस नॉट टू रन आफ्टर द, पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्शन क्या दिया गया है। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड विच वाज फॉलोज सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। यहाँ पे हमें क्या बताना है? जो अंडरलाइन वर्ड किया गया उसकी हमें अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो देखते हैं दिया गया है रिलीजन टीच अस नॉट टू रन आफ्टर द ट्रांसिएंट प्लीजर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, क्या ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। क्या होता है इसका मतलब? क्षणिक। इसकी हिंदी क्या होगी? इसका मतलब अपोजिट हमें बताना है। तो जो शाश्वत होता है, क्षणिक का अपोजिट ही शाश्वत होता है, मतलब परमानेंट, जो स्थायी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया परमानेंट, यही सही होगा, स्थायी। ये हो गया इसका आंसर। फिर सिंफुल मतलब क्या होता है? पापी होता है। और अननेचुरल मतलब क्या होता है? कृत्रिम होता है, अननेचुरल। इसकी हिंदी क्या होती है? कृत्रिम होती है। हमें क्या बताना था? क्षणिक का अपोजिट मीनिंग बताना था। तो क्षणिक की अपोजिट मीनिंग क्या होती है? परमानेंट होती है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देयर हैज ऑलवेज बीन ए फीलिंग ऑफ रैंकर। इसकी हमें क्या बतानी? अपोजिट मीनिंग बतानी। डायरेक्शन हम लोग पढ़ा है। 6 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें क्या बतानी? अपोजिट मीनिंग बतानी। तो रैंकर मतलब क्या होता है? शत्रुता होता है। रैंकर की हिंदी होती है शत्रुता। तो उसके पहले बात देखते हैं कि उसका अपोजिट मीनिंग क्या है। सस्पिशन, यहाँ पे संदेह हो जाएगा इसकी हिंदी। रिवाइलरी मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। उसके बाद कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता होता है। लास्ट जो बचा है फ्रेंडलीनेस। शत्रुता की क्या होती है? अपोजिट फ्रेंडलीनेस होगी। मतलब रैंकर की अपोजिट मीनिंग क्या होगी? फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्रतापूर्ण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रेंडलीनेस। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस दिया गया इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेट, चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। यहाँ पे बेस्ट क्या दिया गया? इडियम फ्रेजेस दिया गया, उसकी जो अर्थ है वही पूछ रहा है। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे को हम लोग क्या कहते हैं? कि महत्वपूर्ण दिन। इसकी हिंदी क्या होती है? महत्वपूर्ण दिन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इडियम फ्रेजेस। तो यूज करते हैं ए रेड लेटर डे। यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। A day memorable for some joyful events. A day on which something dangerous took place. ऑप्शन डी सी दिया गया है। A day on which one fails in an enterprises. ऑप्शन डी दिया गया है। A day on which one meets one's old friends. तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या पूछा? महत्वपूर्ण दिन के बारे में पूछा जाए। ए रिलेटेड डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। तो ऐसा दिन जो महत्वपूर्ण कौन होता है? जो जॉयफुल होता है, जो हमारे लिए आनंद प्रिय होता है, वही दिन तो महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन ये देखते हैं, ए डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट्स। ऐसा दिन जो कुछ जॉयफुल इवेंट्स के लिए यादगार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए रिलेटेड डे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टू शो द व्हाइट वीदर। टू शो द व्हाइट वीदर का मतलब होता है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। कायरतापूर्ण
व्यवहार करना। इसकी हिंदी होती है टू शो द वाइट फीदर, मतलब क्या होता है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो देखते हैं ऑप्शन ए टू एक्ट ग्रेसफुली, ऑप्शन बी टू अज्यूम एयर्स, ऑप्शन सी दिया गया है टू बी फैशनेबल, ऑप्शन डी दिया गया टू शो साइंस ऑफ कवर्डिस। यहाँ तो क्या हमें दिखा रहा है कि साइंस संकेत दिखा रहा है किसकी, कायरता का संकेत दिखाना है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो टू शो द व्हाइट फीदर का अर्थ होता है टू शो साइन ऑफ कवर्डिस, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्लीट ईच सेंटेंस गिवन द below with the appropriate alternative from the that follow। क्वेश्चन दिया गया है he never takes side and always remains, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, he never takes sides always remains, फिर उसके बाद हमें क्या भरना है, खाली स्थान को फिल करना है। तो देखते हैं क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, अनबायस्ड होगा, प्रेजुडिस्ड होगा, कैंडिड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे क्या सही होगा आंसर, इम्पार्शियल सही होगा, निष्कपट। यहाँ पे क्या होगा, इम्पार्शियल को हम लोग यूज करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, निष्कपट। क्या होता है, इसका होता है निष्पक्ष होता है दोस्तों। अनबायस्ड होता है, जो पक्षपात नहीं करते हैं उनको कहते हैं। फिर क्या है, प्रेजुडिस्ड होता है, कैंडिड मतलब निष्कपट होते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सही होगा, ही नेवर टेक साइड्स एंड ऑलवेज रिमेन्स इम्पार्शियल, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ही इज जनरली अफ्रेड, he lives in the world of, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, इसको भरना है। तो देखते हैं, he is generally afraid, कोई व्यक्ति कब अफ्रेड रहता है, कैसे सिचुएशन, कैसे वर्ल्ड संसार को देख के वो अफ्रेड रहता है, यही वाक्य को कंप्लीट करना है। यहाँ आप देखते हैं, he is generally afraid, he lives in the world of, देखते हैं hallucination, illusion, illusion, conclusion। तो यहाँ पे देखते हैं illusion जो होता है, जहाँ पे छल कपट दिखावा टाइप का व्यवहार होता है, उस संसार से प्रत्येक व्यक्ति डरता है कि कब हमारे साथ कहाँ पे छल कपट व्यवहार, दुर्व्यवहार या फिर किसी प्रकार के भ्रम हो जाए या फिर छल कपट हो जाए, तो उससे व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, इसकी हिंदी क्या होती है, छल या भ्रम। तो इस अनुसार हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा सी। और इल्यूजन मतलब क्या है, देखते दोस्तों दोनों स्पेलिंग लगभग सेम है, इसको हम लोग केवल ए और आई में अंतर दिख रहा है, हम लोग स्पेलिंग को भी ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है संकेत, क्या होता है, संकेत होता है। और यहाँ पे हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माया। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। तो इस अनुसार हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, छल या भ्रम अर्थात इल्यूजन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे क्या बताना है, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है, हमें सिनोनिम्स बताना है। अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। इरी मतलब क्या होता है, इरी मतलब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इरी मतलब होता है भयानक। अब देखते हैं, जैसे द फिल्म बिगेन विथ एन इरी सीन, कोई फिल्म जब स्टार्ट होता है तो उसकी कौन से सीन से स्टार्टिंग होती है, इरी। इरी मतलब क्या होता है, भयानक। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो स्ट्रेंज दिया गया है, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र होता है। ऑप्शन बी जो सही होगा, ऑप्शन बी डेंजरस अर्थात भयानक। यहाँ पे हमें सिनोनिम्स ही बताना है, अर्थात सेम वर्ड्स को मीनिंग को बताना है। तो इरी मतलब होता है भयानक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वंडरफुल सही हो जाएगा, रोमांचकारी। रोमांचकारी मतलब होता है वंडरफुल। उसके बाद देखते हैं दिया गया है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, वार इज नॉट द ओनली इनवाइटेबल मीन टू डिसाइड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। इसमें देखते हैं, वार इज नॉट ए इनवाइटेबल मीन्स टू डिसाइड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। तो इसमें देखते हैं क्या इनवाइटेबल मतलब क्या होता है, इनवाइटेबल मतलब होता है अपरिहार्य। इसकी हिंदी क्या होती है, अपरिहार्य। तो हमें इसका क्या बताना है, इसकी सिनोनिम्स मीनिंग बतानी है। तो देखते हैं सिनोनिम्स क्या होता है, अपरिहार्य। सिनोनिम्स क्या, अनअवॉइडेबल, जिसको मतलब नकारा नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है। अपरिहार्य मतलब नकारा नहीं जा सकता। यहाँ देखते हैं ऑप्शन जो बी डी दिया गया अनअवॉइडेबल,
ऑप्शन यहाँ पे इसके अनुसार सही होगा। इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, इनइविटेबल की सिनोनिम्स हो जाएगी अनअवॉइडेबल, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, करेक्ट स्पेलिंग को देखना है दोस्तों। तो देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या, पैथेटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। पैथेटिक जैसे होता है PATHETIC, यहाँ पे देखिए पैथेटिक की करेक्ट स्पेलिंग यही होती है। मिला लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, PATHE, ऑप्शन ए में ही दिया गया है करेक्ट स्पेलिंग। पैथेटिक की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए। इसकी हिंदी क्या होती है, दयनीय। पैथेटिक मतलब क्या होता है, दयनीय होता है। यहाँ पे देखते हैं स्पेलिंग क्या सही है, PATHETIC, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिसीव। डिसीव की स्पेलिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा था। डिसीव की सही स्पेलिंग हमें बतानी है, तो देखते हैं डिसीव की सही स्पेलिंग होती क्या है। DICDECICEIVE, ऑप्शन सी है DECIEVE, ऑप्शन डी है DICEIVE। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है सही, ऑप्शन डी सही होगा। डिसीव मतलब धोखा देना होता है, तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होती है, धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित और भी वर्ड्स आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें हमें स्पेलिंग में कंफ्यूजन होती है। जैसे देखते हैं कंसीव होता है, परसीव होता है, रिसीव होता है, इन सबकी स्पेलिंग भी इसी से मिलती जुलती रहती है। जैसे दिया गया रिसीव, कंसीव, परसीव। यहाँ पे देखिए ये चारों जो स्पेलिंग दी गई है, डिसीव की स्पेलिंग, फिर उसके बाद रिसीव, कंसीव, परसीव, ये चारों स्पेलिंग लगभग सेम होती है। केवल स्टार्टिंग का REC ये सब चेंज होता है, लास्ट में जो EIVE होता है ये सेम होता है। ये चारों स्पेलिंग सेम होती है। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, तो देखते हैं बिलीव की स्पेलिंग। सब में देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले E है फिर उसके बाद IVE है, लेकिन यहाँ पे बिलीव में क्या होता है, बिलीव में BELI, पहले I होगा फिर EV होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है B सही होगा। लेकिन बिलीव की स्पेलिंग भी ध्यान दे लीजिएगा, बाकी ये जो चारों स्पेलिंग दी गई है इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़े। इसी में से घुमा फिरा के स्पेलिंग जब करेक्शन पूछता है तो बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।